नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप नागवंशी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल संदीप स्टडी सेंटर में। आज एक बेहद खास वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूं जो कि अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित है। इसके जितने भी आयाम हो सकते हैं क्वेश्चन बनने को, सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके लेटेस्ट अपडेट भी मैं आपको दूंगा। तो मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो तैयार हो जाए इस महत्वपूर्ण सेशन के लिए और एक एक करके क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास है, भारत का प्रथम मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन बनने जा रहा है। इसका ऑप्शन जो आप देखेंगे सेकंड नंबर, ये सही हो जाएगा। गगनयान मिशन आपने पढ़ा होगा। ठीक, मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आज का अगला क्वेश्चन है, गगनयान मिशन तहत किन अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें दो चीज़ मिल जाता है, एक तो गगनयान मिशन है, ठीक है। अब इसमें जो चयनित किया गया है उनके नाम याद रखना है। ये तो बड़ा आसान है आपके लिए, सभी बोल दोगे, लेकिन एक और नाम है, उसको सोचो वो कौन सा नाम है। इसको पढ़ लेना, प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, उसके बाद आपको दिख रहा है अंगद प्रताप, साथ में आपको शुभांशु, ठीक है, शुभांशु शुक्ला को याद रख लेना है। ये रहे आपके अंतरिक्ष यात्रियाँ, ठीक है, मतलब यात्री जो कि है ना नामित हुए हैं अंतरिक्ष में जाने के लिए। अब यहीं पे कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि दूसरा चीज़ छूटे ना। मानव युक्त चंद्र मिशन, हमारा जो लक्ष्य है मानव युक्त चंद्र मिशन भेजने का, वो याद रखना 2040 में ये हमने लक्ष्य रखा है। एक लक्ष्य हमने और रखा है, अंतरिक्ष में भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना करना है हमें। ये 2035 तक है। इसको मैं 240 तो नहीं बोला ना, है ना, 2040 है वो ऊपर का, और नीचे का 2035 है। ये हमारे लक्ष्य है। और ये जो गगनयान मिशन के अंतर्गत आप यात्री देख रहे हो, इनको 2025 में भेजना है, ठीक है। इसको भी याद रखना, 400 किलोमीटर की दूरी पे। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। भारत के वर्तमान थल सेना प्रमुख कौन है, इनको आप बताएंगे। उपेंद्र द्विवेदी। कौन? उपेंद्र द्विवेदी। ये भारत के वर्तमान थल सेना प्रमुख है। यहाँ पे मैं और कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, ऐड करता हूँ। दिनेश कुमार त्रिपाठी के लिए याद रखना, ये नौसेना प्रमुख हैं। कौन? दिनेश कुमार, ठीक है, त्रिपाठी। उसके बाद नलिन प्रभात, एनएसजी पता है, ठीक, कमेंट करके बताओ तो मुझे। इनके महानिदेशक हैं ये, ठीक है, याद रखना है आपको, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। नलिन प्रभात ये इनके महानिदेशक हैं। अच्छा, दलजीत सिंह यहाँ पे याद रख लेना, एक और है। ये 3-4 क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। दलजीत सिंह को एसएसबी प्रमुख नियुक्त किया गया है, ठीक बात है जी। अगले क्वेश्चन को चलो। अगला क्वेश्चन है आज का जीएसटी पता है आपको। एटी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे अपील, याद रखना, अपीलेट ट्रिब्यूनल। क्या? अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसको आप अपीली प्राधिकरण कहते हो, ठीक बात है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है, ठीक। तो ये नाम मुझे पढ़ते नहीं बनता यार, ये जो आप देख रहे हो ना, तो एस के मिश्रा पढ़ता हूँ। अब ये इसका भी कारण है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में नहीं होता है महाप्रसाद गंगा जल वाला, तो मेरे महाप्रसाद का नाम है, और जो परंपरा के अनुसार नाम नहीं लिया जाता है। तो एस के मिश्रा, इसको याद रख लेना, पढ़ लेना, ये इसका सही आंसर है, ठीक बात है जी। अगले की ओर चलो। यहीं पर मैं और बताता हूँ, प्रीति सुदन, इनके बारे में याद रखना। एक एक क्वेश्चन मैंने सबको समाहित करने की कोशिश किया है। आपको जितना हो सके इंपॉर्टेंट चीज़ मैं दे रहा हूँ और सभी चीज़ समाहित कर रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट आपको लगे, ठीक है, उसको पढ़ लेना, और मैं बताऊंगा उसको पढ़ना ही है करके उसको भी पढ़ लेना है, ठीक है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है वो पढ़ो, या फिर मैं बताता हूँ उसको भी पढ़ो। तो याद रखना इसके आपके जो मिश्रा, इनके बारे में। प्रीति सुदन ये यूपीएससी चेयरमैन है, हालांकि इतना पूछता है नहीं, छोड़ सकते हो। अजय मणिकराव खानविलकर, ये नवीनतम लोकपाल अध्यक्ष हैं, नवीनतम लोकपाल अध्यक्ष, ठीक बात है। अगले क्वेश्चन पर चलो। भारतीय सेना की प्रथम महिला सूबेदार कौन है, ठीक है, मैं प्रमुख बोल रहा था, इसको स्टार कर लेना। ये आपको पूछा जा सकता है। प्रीति रजक, कहाँ पे? रजक, प्रीति रजक, इनका नाम आपको याद रखना है। आर्मी मेडिकल सर्विस के प्रथम महिला महानिदेशक, इसको भी आप एक बार देख लेना, साधना सक्सेना, लेकिन आपको प्रीति रजक याद रखनी है क्योंकि प्रथम महिला सूबेदार है, ठीक है। ये भी प्रथम, इसको भी याद रख लेना, जो कि जो प्रथम रहता है ना वो इंपॉर्टेंट रहता है, इसको आपको ध्यान में रखनी है, उसको पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ठीक बात है। अगले क्वेश्चन पर चलो। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की करना, इसको क्या करना? सबसे कम उम्र, ठीक है, याद रखना, इसमें सबसे कम उम्र लिखना है, ठीक बात है। भारतीय पर्वतारोही कौन है मुझे बताएंगे। काम्या कार्तिकेयन, इनका नाम याद रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। 16 ईयर इनका है ना, इनकी उम्र है, ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। आज का अगला क्वेश्चन है, नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, इसको हर कोई जानता होगा, को किस मिशन पर अंतरिक्ष भेजा गया है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाना, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन, ठीक है। और इंडिया के बारे में जो बताया ना गगनयान, उसको आप अभी और जाके स्टार कर लेना, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ मैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ, इसको इसलिए रखा क्योंकि भाई इससे संबंधित आप माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित बहुत कुछ कंप्यूटर में पढ़ते हो, इस कंपनी ने जो बनाया, ठीक है। याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ ये कौन हो जाएंगे? सत्य
ठीक है, नाडेला। तो सॉफ्ट सत्या कर लेने को कैसे याद कर सकते हो, सॉफ्ट से सत्या, ठीक। तो माइक्रो सत्या कंपनी याद करा रहा हूँ, माइक्रो सत्या कंपनी याद आ जाएगा, सत्या नाडेला, ठीक बात है। भारत का प्रथम यूनेस्को साहित्य का शहर कोझिकोड किस राज्य में स्थित है, ठीक। इसका सही आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है। ये इसका क्या आंसर हो जाएगा, सही आंसर केरल हो जाएगा। कोझिकोड मैंने प्रश्न में ही डाला है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या, भारत का प्रथम यूनेस्को साहित्य का शहर क्या है, ऐसे क्वेश्चन वो बनाएगा, ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो क्या, कोझिकोड, ठीक बात है। आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो हम लोग कर रहे हैं ना अभी, इसको मैं मिसलेनियस पॉइंट बोलता हूँ। एक्चुअल में जो जितने भी इंपॉर्टेंट है पहले भी बता चुका हूँ। लोकसभा इलेक्शन आपको छोड़ना नहीं है, पेरिस ओलंपिक आपको छोड़ना ही नहीं है, खेल जितने भी होते हैं पेरिस ओलंपिक के साथ खेल को ऐड कर लेना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, ठीक बात है, कहेंगे 1 by 1 करके, ठीक बात है जी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र हैदराबाद याद रखना। एक्चुअल में संगीत नाट्य अकादमी का जो क्षेत्रीय केंद्र है ये, इसको अब दक्षिण भारत, मतलब अब नहीं, इसको किस नाम से जाना जाएगा, दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र, इसके नाम से जाना जाएगा। हैदराबाद में है, आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, विश्व की प्रथम वैदिक घड़ी उज्जैन याद रख लेना, कहाँ है उज्जैन, ये आपका लास्ट क्या है, उज्जैन, ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पनडुब्बी पर्यटन योजना कहाँ प्रारंभ की जाएगी। एक्चुअली में प्रथम वाला सब इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रथम वाला है ना इंपॉर्टेंट होता है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्या है, भारत की प्रथम पनडुब्बी, ठीक, ये गुजरात, आपको ध्यान में रखना है, ये गुजरात हो जाएगा, ठीक बात है जी। भारत का सबसे बड़ा नवीनीकरणीय या फिर नवीनीकरण, अरे आ जाओ, कहाँ है, भारत का सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, ठीक, ये भी गुजरात हो जाएगा। लेकिन इसको पूछा जा सकता है, इसको आप हावड़ा बोलना, क्या, अरे यार खावड़ा है वो, खावड़ा, ठीक, खावड़ा हरित ऊर्जा पार्क, इस नाम से आपको पूछे जा सकते हैं। यहीं पे डाउन करना चाहता हूँ, जिसका क्वेश्चन नहीं बनाया हूँ, आपको पता होगा भाई, प्राकृतिक आपदा आया था, भूस्खलन, ठीक है, भारत का, यहाँ पे देखना, भारत में तो वायनाड है ना वो जगह, याद रखना, वायनाड, इसको मैं बता देता हूँ, बाद में भूल जाऊँगा। वायनाड आपको याद रखना है, प्राकृतिक आपदा भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र है वायनाड, जिसमें 400 समथिंग 408 वाट ऐसा कुछ है ना मृत्यु होने की वो है, ठीक बात है। अब अगले हम लोग चलते हैं, मतलब वो ठीक बात नहीं है ना जो वायनाड में सब चीज़ हुआ, मतलब अब अगले चलते हैं। महर्षि वाल्मीकि की अंतर्राष्ट्रीय, भाई किसी को बताने की ज़रूरत है नहीं, कहाँ पे होगा, अयोध्या में होगा। फेमस क्यों है आपको भी पता है। समान नागरिक संहिता बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लेना। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, ठीक, उत्तराखंड, कौन सा है, उत्तराखंड। अब इसके बारे में याद रखना है यार, है ना, अब इस संविधान से जुड़ जाता है, तो वो ये वाला टॉपिक जाके आपको पढ़ना है, ये वाला बोल रहा हूँ, ये वाला टॉपिक जाके आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ऐसे आपको कनेक्ट करके पढ़ना है। मैं तो अभी टाइम नहीं है बोल के सब चीज़ ऐसे करा रहा हूँ जल्दी, अन्यथा मैं जब करंट अफेयर मैं लेना चालू करूँ तो स्टैटिक जीके का पोर्शन भी डाल दूँ, तो बड़े आराम से पढ़ेंगे, एग्ज़ाम ख़त्म करते हैं, फिर जब करंट अफेयर की सीरीज़ में लाऊंगा तो बहुत मतलब आपके लिए इतनी हेल्पफुल रहेगी कि अब मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि स्टैटिक जीके भी वहाँ पे अब हम लोग है ना डालने के लिए है ना देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी। कुमार गुप्त, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, कुमार गुप्त के कार्यकाल में हुई थी। ये क्यों चर्चा में है, इसको है ना चर्चा में है इसलिए क्वेश्चन बनाया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ के परिसर का उद्घाटन किया गया था, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन बनाया। उसकी स्थापना ईयर आपको देखना है, ठीक बात है, जो सर्च करने बोल रहा हूँ देखना है। अंकोर वाट मंदिर विष्णु को समर्पित है, ये मंदिर किस देश में स्थित है। तो अंकोर वाट मंदिर, ठीक, एक कंबोडिया, कहाँ पे स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत हिंदू मंदिर इसे कहा जाता है। 8वां आश्चर्य घोषित किया गया इसे, क्या 8वां, 7 तक आपको पता है, ये 8वां आश्चर्य घोषित किया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दिया। किसने की है भाई बताइए। तो ये जिम्बाब्वे है, कौन सा है, जिम्बाब्वे। क्यों की है, ऐसा की है, वैसा की है, ये नहीं आएगा, बता रहा हूँ किसने की है, बस इतना आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, भारत की ओलंपिक अनुसंधान व शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ गया है। ओलंपिक और ये आप देख रहे हो ना अनुसंधान शिक्षा केंद्र, गांधीनगर आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आपातकाल की बात है, एक चीज़ मेरे को और ध्यान में आ रहा है, पेरू आपको याद रखना है, डेंगू के कारण पेरू में स्वास्थ्य आपातकाल है ना, ये चीज़ लगाया गया है, इसको भी आपको देखना है, ठीक है। तो जितना संभव हो सके मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। भारत का प्रथम आपको ध्यान में रखना है, शोध आधारित IIT सैटेलाइट कहाँ स्थापित होगा, कहाँ है, मैंने तो उज्जैन, इसके लिए भी याद रखना। प्रथम वैदिक घड़ी कहाँ पे है, अभी बताया था, नहीं भूले हो ना,
भूलना नहीं है भाई। कौन सा है? वैदिक घड़ी उज्जैन है। कौन सा है? उज्जैन। फिर कह रहा हूँ उज्जैन वैदिक घड़ी, साथ में IIT सैटेलाइट की स्थापना यहाँ पे करनी है। ठीक बात है। अगला चलो यही बताता हूँ, पटना। पटना यार यहाँ पे देखना, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, भारत का प्रथम डॉल्फिन, ठीक है मैं लिखते यहाँ नहीं बनता, याद रख लेना, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना। उसके बाद देखेंगे प्रथम डिजिटल पुरालेख, है ना, कहाँ गया? हैदराबाद। यहाँ पे लिखना प्रथम डिजिटल पुरालेख संग्रहालय, क्या? हैदराबाद। ठीक बात है, आज तो स्पीड मेंटेन है। ठीक है, तो पटना आपको याद रखना है। फिर कह रहा हूँ पटना को कैसे याद करोगे, है ना, डफला कर लो इसको, डफना। ठीक है, तो ये डा से डॉल्फिन, पा से पटना कर लेना। हैदराबाद में मेरे को तो जुड़ नहीं रहा है, हेड कर लेना इसको। क्या करोगे? अब मैं ना आराम से बनाया रहता तो ट्रिक बनाता मैं, है ना, क्योंकि एक ही रात में आपको देनी होती है। आप लोग को एक बार पूछता हूँ मैं, बताइए भाई चाहिए क्या, और वो हम लोग ला देते हैं। नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा बना है? पहली चीज़ तो ये आपको याद रखना है, 32 सदस्य हो चुके हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने सर्च किया, और आगे हो सकता है तो बवाल मत करना, है ना। 32 मेरे को मिला है सर्च करने के बाद। 32वां देश के रूप में स्वीडन को हम लोग अभी देख रहे हैं। स्वीडन 32वां देश बनता है। मुझे बताइए नाटो का गठन कब हुआ था? ऐसे पूछे जाते हैं। तो आपको एक कनेक्ट करके स्टडी करनी आनी चाहिए भाई, इसलिए जोड़ा जाता है ना। जो करंट में आ गया है इसका मतलब ये नहीं कि वही पूछेगा। ठीक बात है, हम लोग इस पर काम करेंगे। मैं बहुत दिनों से सोच के रखा हूँ कुछ अलग तरीके से करंट अफेयर को पढ़ा जाए। भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? बताएंगे। भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या अब 25 है। कितना है? 25 है। तो 25वां इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखना। तो 25वां जो नवरत्न कंपनी है उसको SJVN कहा जा रहा है। इसका मतलब होता है सतलज जल विद्युत निगम। ठीक है, ये VN है भाई। ठीक है, VN है, विद्युत निगम कर लोगे, सतलज जल विद्युत, ठीक है, निगम। फिर कह रहा हूँ सतलज जल विद्युत निगम। 25 टोटल अपने पास। नवरत्न है, महारत्न के कमेंट कर दोगे? कर दोगे? कर दो भाई, तुरंत करो। जिग किस देश की नवीन मुद्रा है? बताएंगे। ये जिग ना आपको याद रखना, इसमें 2 चीज़ मैं आपको बताऊंगा। पहला, ये जिग तो जिम्बाब्वे की है। ठीक है, इसने अपने कारणवश किया, वो चीज़ मत जानो, कारण पूछता नहीं है भाई, क्यों पूछेगा इतना। जिम्बाब्वे, इसको आपको ध्यान में रखना है। आपको पूछा जा सकता है मजबूत मुद्रा वाले कंट्री, तो कुवैती दिनार आपने सुना, सबसे मजबूत जो कुवैती लिखने कुवैती, ठीक बात है, कुवैती दिनार, ये सबसे मजबूत मुद्रा है जी अपने पास। ठीक है, मतलब विश्व में। ठीक बात है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे मजबूत मुद्रा भी आपको पूछा जा सकता है, और आपको नवीनतम पूछा जा सकता है, और जिम्बाब्वे की जिग है। ठीक है, नेक्स्ट में चलो। अगला है मानव विकास सूचकांक। मैं इसको स्टार पहले ही मार देता हूँ, ये पूछा ही जाता है। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 134 आपको याद रखना है। इसका कभी कभी स्कोर पूछा जाता है, तो इंडिया का स्कोर हो जाएगा 0.644। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 0.644। ये इंडिया का स्कोर हो जाएगा। 134वां रैंक पे आ जाते हैं इंडिया। फर्स्ट आपको पूछा जा सकता है, मैंने इसको PDF में भेजूंगा करके क्वेश्चन बनाया, नहीं तो वहीं पर मैं इसको बता देता, क्योंकि PDF भी देनी होती है और इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसका क्वेश्चन भी बना दिया है। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? ठीक, तब आपको ध्यान में रखना है स्विट्जरलैंड। कौन सा? स्विट्जरलैंड। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और ऐड कर देता हूँ, जो कि है ना पुरस्कार में आपको देखने को नहीं मिलेगा, यही मैं बता देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान, अब इंटरनेशनल करंट अफेयर भी है, पूछा जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान ABS लिखा हूँ मैं, है ना, ध्यान रखना इसको। 2024 किसे दिया गया? सीधा उत्तर बताता हूँ, जेनी। ठीक है, जेनी एर्पेनबेक। क्या? जेनी एर्पेनबेक। ठीक है, तो जेनी एर्पेनबेक याद रहेगा, 4 बार पढ़ो, जेनी एर्पेनबेक। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर रामनाथ कोविंद समिति, ये है ना गठित की गई। अब ये सिफारिश देती है, उसको पूछा जा सकता है। हालांकि इसका सही आंसर तो उपयुक्त तो दोनों है, लेकिन आपको एक बार ध्यान में रखना है बस इसको। लोकसभा एवं राज्यसभा हेतु एक साथ चुनाव हो, और उसने दूसरे चरण के लिए कहा कि 100 दिनों के भीतर पंचायत और नगर पालिका इसका चुनाव हो। ठीक, ये इसकी सिफारिशें थी। हो सकता है पूछ ले, उतनी है ना है नहीं। WHO की हेपेटाइटिस से प्रभावित देशों की स्थिति रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? ये आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। इसरो का सबसे आधुनिक मौसम उपग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार कर लेना। ठीक है, तो ये इनसेट 3DS कौन सा है? इनसेट 3DS, इसको आपको ध्यान में रखना है। इनसेट, फिर कह रहा हूँ INSAT 3DS, ये इसरो का सबसे आधुनिक मौसम उपग्रह है। सूर्य मिशन पे चलते हैं हम लोग। सूर्य मिशन आदित्य L1 की सफलता के बाद भारत विश्व का सौर मिशन भेजने वाला कौन सा देश बन जाता है?
ठीक है, ये मुझे बताएंगे। इसका सही आंसर पाँचवा होगा। क्या आपको ध्यान में है चंद्रयान के बाद इंडिया कौन सा देश बना था? चौथा बना था, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो चंद्रयान था उसके बाद चौथा बना था। जब हम लोग 11 सक्सेस किए, मतलब ये सफलता इसमें हमने पाई, ठीक, तब हम लोग पाँचवा बन जाते हैं। आपको पता है अब तक यूएसए है, बता देता हूँ एक बार, यूएसए है, यूरोपीय संघ है, जापान है, चाइना है, उसके बाद पाँचवा पे अपना इंडिया आता है। सूर्य मिशन आदित्य L1 किस अंतरिक्ष यान के द्वारा भेजा गया था? अच्छा हाँ, इसका अंतरिक्ष यान कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये 57 के साथ जाना, PSLV C57 इसमें हमने भेजा था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपोसैट, ठीक है, जो कि है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। क्या है? एक्सरे पोलरीमीटर। ये भारत का प्रथम पोलरीमेट्री, याद रखना है आपको, मिशन कब लॉन्च किया गया था? भारत का प्रथम है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1 जनवरी 2024, क्या 1 जनवरी 2024। एक चीज़ यहाँ पे आपको और ऐड कर देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, L1 के बारे में, क्योंकि ये कभी कभी पूछा जाता है। देखो भाई, ये ना लॉन्च कब हुआ था? ये 2 सितंबर को, एक बार आप सुन लेना जल्दी से, 2 सितंबर को लॉन्च हुआ था 2023 में, ठीक है। 6 जनवरी को 2024 में ये स्थापित होता है अपनी जगह पे। 127 दिन लगता है, 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक बात है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है, दूरी तो नहीं पूछेगा लेकिन लॉन्च और लैंड, मतलब वो जो स्थापित हुआ, ठीक है, ये तो स्थापित हुआ है, लैंड नहीं हुआ है वहाँ पे, सूर्य हम कहाँ होगा भाई, ठीक, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, इसको मैंने बता दिया, एक्सपोसैट, ठीक है, याद रहेगा, इसरो के द्वारा ये भेजा गया है ना, 1 जनवरी 2024, फिर कह रहा हूँ 1 जनवरी 2024। तो चंद्रयान 3 पे गेम खेल सकता है, हो सकता है चंद्रयान 3 आपको पूछ दे, मैंने क्वेश्चन रख दिया। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण यान क्या आपको याद है या फिर भूल गए? GSLV M3, क्या GSLV M3 इसमें भेजे थे। आपको क्या लैंडिंग तिथि याद है? कब हमने लैंड किया था? कब किया था? 23 अगस्त को किया था। क्या आपको ये लैंडिंग पॉइंट का नाम याद है? शिव शक्ति आपको पूछा जा सकता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक बात है। नेक्स्ट में चलूँ, आज का अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कर लेना भाई इसको एक बार, है ना, ये भी आपका मिस्टेक है, अंतरिक्ष मिशन या फिर अंतरिक्ष दिवस कर लेना। ये 23 अगस्त को होता है। तो ये 23 अगस्त को क्यों होता है? ठीक है, इसको मैंने 23 अगस्त का है ना, याद रखना, क्योंकि चंद्रयान 3 इस दिन जो है ना, सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करने में सफल रहा है, इसलिए 23 अगस्त को हम लोग अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की, है ना, बात करते हैं। और याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा अगर दिवस पूछते हैं। अगला है, हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शन करने वाला कौन सा देश विश्व का 5वां बना है? तो इंडिया तो 4था बना था, अब इसके बाद जो बनेगा वो 5वां बनेगा, और 5वां बनने वाला जापान है। कौन सा है? जापान है। इसके मिशन का नाम आपको याद रखना है, स्लिम, ठीक है, ये मून मिशन था इसका, उतना मत जाओ, बस याद रखना है SLIM, स्लिम करके आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट में चलो, देखो भारत, भाई भारत है, चाइना है, आपको याद है, ठीक है, जापान, अच्छा यहाँ पे मैंने रखा तो भारत है, ये आपका कौन सा हो जाएगा? चौथा है, ठीक है। तो 5वां देश आपका जापान बना है, ठीक बात है। नेक्स्ट है एक्सियोम 4 मिशन टू इसके लिए चयनित भारतीय यात्री कौन है? एक्चुअली जो 4 आपने गगन यात्री देखे थे ना, ठीक है, 4 देखे थे, उनमें से 2 को इसके लिए चुना गया है। और ये है क्या, इसमें भी आपको ध्यान में देना है, ये है आपका इसरो और नासा, इसरो और जो नासा है, ये दोनों मिल के वहाँ पे अंतरिक्ष यात्री भेजने वाले, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री भेजने वाले हैं। इसके लिए इंडिया से शुभांशु शुक्ला, क्या कहा मैंने, शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्णन, इनको चयन किया गया है, जो कि गगन यात्री ही हैं, गगन यात्री भी हैं ये, इनको भी इसके लिए चयन किया गया है, इसको आपको ध्यान में। अब एक्सियम ये ना निजी कंपनी है, ठीक है, तो इसकी इनकी सहायता से ये दोनों मिलकर संयुक्त रूप से ये कार्यक्रम करने वाले हैं, ठीक बात है, ठीक है, हो जाएगा। अगला मैं चलता हूँ, आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे हल्का स्वदेशी नहीं है, युद्धक है ये, ठीक है, मुद्दक हो गया, इसको युद्धक कर लेना। युद्धक टैंक का अनावरण किया गया, ठीक है, उसका क्या नाम रखा गया? तो ये जोरावर करके आप याद रख लेना, एक बार इसको याद रख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। भारत का पहला स्वदेशी मानव रहित वायुयान कौन सा है? ठीक है, तो दृष्टि 10 के साथ जाना, इसका दृष्टि 10 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी, फिर से डबल हो गया है, छोड़ दो, हाल ही में ये डबल हो गया ना, फिर कह रहा हूँ डबल हो गया है, ये दृष्टि हमने अभी अभी देखा, चलो रिवाइज कर लो। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में विकसित ब्रह्मोस मिसाइल का प्रथम व्यावसायिक निर्यात किस देश को किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फिलीपींस, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर चलता हूँ, अगला क्वेश्चन है आपका, लक्ष्मण तीर्थ नदी प्रवाहित होती है। एक्चुअली ना जितने भी क्वेश्चन है ये करंट में चर्चा में रहते हैं ना, तो मैं इसको डायरेक्ट बनाता हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, वैसे बनाता हूँ मैं, ठीक है। ये किस राज्य में प्रवाहित होती है ऐसे भी पूछे तो आपको याद रखना है, ये कर्नाटक में, कहाँ पे है? कर्नाटक में प्रवाहित होती है,
कोडागु क्षेत्र, कर्नाटक के कोडागु क्षेत्र में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूँगा। हाल ही में 90वें शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस भाषा को दिया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना ही है, ठीक, याद रखना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फारसी के साथ जाना। आप कहाँ पे है जी आपका, ठीक है, इसका सही आंसर फारसी हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है, क्या हो जाएगा? फारसी, ठीक है, इसको काट लेना, फारसी सही आंसर हो जाएगा। एक्चुअल में प्रथम शास्त्रीय भाषा ये वाला क्वेश्चन था, एक आप देखेंगे, ठीक है, यहीं पे, तो इसके लिए मैंने इसको सेट किया था, लेकिन हम लोग फारसी जो है इसको लिखना भूल गए। याद रखना है फारसी, ये याद रखना है आपको, 90वें शास्त्रीय भाषा है। और यहाँ पे आपको प्रथम बोले तो तमिल को याद रखना है। ये क्वेश्चन मैं एक चीज़ और बना रहा था, ठीक है, यहीं पे हम लोग गड़बड़ा गए। तो याद रखना है प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी थी? तो तमिल थी। 90वें शास्त्रीय भाषा का दर्जा अभी किसे मिला है? तो फारसी को मिला है। इसको आपको ध्यान में रखना है, याद रहेगा, ठीक है, याद करना इसको, है ना। संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई। एक्चुअल में ना 25 आप जून देख रहे हो, 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है, जिसमें बहुत अब उनकी अलग वो है, बस इतना याद रखना। 25 जून को इसलिए संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई। मैं आपको राष्ट्रपति पढ़ाया हूँ, ठीक है, वहाँ देखेंगे इसको बहुत डिटेल में चर्चा कर रखी है मैंने, क्या होता है उसका प्रभाव क्या होता है, जाके आप देख सकते हैं। तो याद रखना संविधान हत्या दिवस इस दिन मनाने की घोषणा की है ना, मतलब किया गया है, याद रखना है। और 25 जून 1975 में हुआ इसलिए किया गया है। लेकिन आंतरिक अशांति अब नहीं लगता है इसके आधार पे, मतलब अब लगाना चाहे तो आंतरिक अशांति को इस आधार से हटाया गया है। तो इसको किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब आपातकाल का जो आधार आंतरिक अशांति था, इसके अलावा 2 चीज़ और मैंने आपको बताया था, ठीक है, याद रखना। तो इसको जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है। इसके जगह पे अब सशस्त्र, याद रखना है, यहाँ पे लिखा है यदि सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया है। मैंने क्वेश्चन पे ही आंसर डाल दिया है, तो क्वेश्चन को भी बड़े ध्यान से पढ़ना, और जो आंसर बता रहा हूँ उसको भी आपको पढ़ना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना, वहाँ भी मैं आंसर डाल दिया रहता हूँ। विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर कहाँ स्थित है? बताएंगे। ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, मुझे ये चीज़ मिला है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में सबसे ऊंचा, ठीक, राम मंदिर है, जिसकी ऊंचाई 721 फीट है। 43वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा? ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, भारत का 43वां, ठीक है, ये अपडेट कर लेना भाई, बहुत करंट अफेयर में ये चीज़ नहीं है, ठीक है, मतलब अपडेटेड नहीं है। तो ये चराई देव मोईदाम, क्या चराई देव मोईदाम, इसका नाम आपको याद रखना है, ठीक, ये असम में है। ये 43वां विश्व धरोहर है जो कि नवीनतम है इंडिया का, ठीक। इसके पहले आपको होलसेला मंदिर और शांति निकेतन, ये आपको मैगजीन में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये अपडेटेड नहीं है, इसको आपको ध्यान में रखने, ठीक। अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आज का अगला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर समिति में कुल कितने शामिल हैं, मतलब सदस्य कितने हैं? याद रखना टोटल 21 यहाँ पे सदस्य देश शामिल हैं। इसकी स्थापना मैं बता देता हूँ जल्दी से, क्या पता कभी पूछ ले। 16 नवंबर को याद रख लेना है, 1945 को आपको याद रख लेना है। इसके मुख्यालय पेरिस में आपको याद रख लेना है। इसके महानिदेशक ऑड्रे अजोले है, क्या है भाई, ऑड्रे अजोले, इसको आपको ध्यान में रख लेना है। अब इतना तो होगा नहीं याद, फिर भी मैं अब ध्यान रख लेना, मुख्यालय पेरिस में 16 नवंबर 1945, कम से कम ये याद रख लेना। भारत में इस बार पहली बार इसका 46वां सत्र भारत में आयोजित हुई है, पहली बार, इसको आपको ध्यान रखना है। लेकिन गठन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मुख्यालय पेरिस। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान की शुरुआत कब की गई? 24 जनवरी 2024 के साथ जाना। 24 कहाँ पे है, जो बोल रहा हूँ ना उसको ध्यान रखना, कभी कभी टिक इधर उधर लग जाता है मेरे से। 24 जनवरी 2024 फिर कह रहा हूँ, ठीक है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान शुरुआत की गई। भारत शक्ति अभियान 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? बताएंगे। राजस्थान में किया गया। ये है क्या भाई, एक्चुअल में ना जो हम भूमि है, आप देखते हो भूमि, वायु, समुद्र, साइबर, अंतरिक्ष क्षेत्र, इसमें खतरे होते हैं। इस खतरे से मुकाबला करने के लिए जितने भी सेना है, सशस्त्र बल हैं, उसको एकीकृत करके उनकी क्षमताओं का प्रदर्शन करना, ठीक है। इसलिए राजस्थान में जो है भारत शक्ति अभियान 2024 का आयोजन किया गया। सही बात है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे देखना एक चीज़ और है, राजस्थान में जगह पूछ ले भाई, क्या पता कभी राज्य ना पूछ के, तो वो पोखरण है। कौन सा जगह है? पोखरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, विकसित भारत 2047 अभियान की शुरुआत कब से की गई है? इसकी शुरुआत आपको याद रखना है 11 दिसंबर 2023। कौन सा है? 11 दिसंबर 2023। इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसका उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता के बाद जो है 100 वर्ष होने पर, जैसे 2047 में हो जाएगा, इसलिए तो इसका विकसित भारत 2047 रखा गया था। 100 वर्ष होने पर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। अब इसके लिए मुख्य योगदान आपका है, तो युवाओं को, है ना, युवा वर्ग को एकजुट करना,
ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य। तो युवाओं को एकजुट करना इसका मुख्य उद्देश्य। सही बात है। नेक्स्ट में चलूँ, आज का अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन इंद्रावती। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये हैती फंसे, आपको याद रखना, हैती में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने, इसके लिए है। मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ और बताता हूँ, कभी कभी पूछता है, ठीक है। ये इसका सही आंसर तो फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। कौन सा? हैती में फंसे भारतीयों को, या वहाँ पे ना गृह युद्ध छिड़ गया है अभी, ठीक, मतलब स्थिति बन गई है, तो याद रखना है सुरक्षित निकालने के लिए। और हमास और इजराइल युद्ध के दौरान भारतीयों को सुरक्षित जो निकाला गया, उस ऑपरेशन को आपको पूछे तो उसका नाम ऑपरेशन अजय है, आपको याद रखना है, ठीक। एक है रूस यूक्रेन, ये तो आपको याद होगा भी। इसके दौरान भारतीयों को जब सुरक्षित निकाला गया, उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन इसके लिए आपका हो जाएगा गंगा, ऑपरेशन गंगा। और तुर्की और सीरिया, या फिर सीरिया है कि भूकंपग्रस्त क्षेत्र में राहत पहुंचाने के लिए, इनके यहाँ से भारत के लिए नहीं है ना, उनके लिए राहत पहुंचाने के लिए जो अभियान पहुंचाया गया, ठीक है, मतलब राहत पहुंचाया गया, जिस अभियान के तहत पहुंचाया गया, जिस ऑपरेशन के तहत पहुंचाया गया, उसे ऑपरेशन दोस्त कहा जा रहा है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सही जोड़ी में पूछ सकता है। सुदर्शन सेतु भारत का केबल आधारित सबसे लंबा पुल, इसको ध्यान रखना, टर्म को केबल आधारित बोल रहा है, आगे चल के एक और आएगा, ठीक है। केबल आधारित सबसे लंबा पुल, इसकी लंबाई कितनी है? तो 2 ठीक है 32 किलोमीटर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेला सुरंग। सेला सुरंग किस राज्य में स्थित है? ये सब ना करंट से जुड़े हुए हैं ना, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा सेतु कौन सा है? अब यहाँ पे फंस सकते हैं, क्योंकि पहले कौन था? भूपेन हजारी का सेतु था, पहले था, इसको अभी गलत कर लो, ये भी नहीं है। तो अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, कौन सा? अटल बिहारी वाजपेयी, ये वर्तमान में देखेंगे तो ये सबसे लंबा सेतु, ये साथ में समुद्र पुल भी सबसे लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा वो चीज़ है कहाँ पे? तो ये नवी मुंबई में है जी, है ना, नवी मुंबई में है। 21 इसका किलोमीटर भी लिख लो, 21.8 इसका किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। सबसे लंबी समुद्री पुल ही इसे कहा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है पोंग बांग या पोंग बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो पोंग बांग, इसको पूछे, ये बांग हो रहा है ना, पोंग बांध है, जैसे लिखा है वैसे पढ़ें। तो इसके लिए हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा आपको याद रखना है। क्या? हिमाचल प्रदेश का ये कांगड़ा, ऐसे हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सब करंट से जुड़े हुए हैं ना, करंट न्यूज़ को नहीं बता रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, ये छोटे छोटे करंट न्यूज़ है। भारत में कुल रामसर साइट, इसको रमसर हो गया होगा, ये रामसर है ना, रामसर साइट कितनी है बताएंगे? तो वर्तमान में 85 है, इसको मैंने सर्च किया था, 85 है। फिर कह रहा हूँ सर्च में आपको 86, 87 मिल जाए, बवाल नहीं करना है, प्यार से पूछ लेना है ना। तो 85 मेरे को सर्च में मिला है ये चीज़, और 85 जो मिला है, ठीक है। इसके लिए आपको पूछा जा सकता है एक चीज़, यहाँ पर मैं रखा हूँ, यहाँ पे आ जाओ, भारत के नवीन रामसर स्थल कौन सा है? जो 85 मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पे आपको मिलेगा। एक्चुअल में 82 था, तो 3 चीज़ की घोषणा कर दी गई, ठीक है, उसके बाद 85 हो गया। तो तीनों को आपको याद रखना है। एक है नजारायन पक्षी अभ्यारण्य, एक है काजू वैली, ठीक है, काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य, एक है तवा जलाशय, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो कि नजरायन है, और जो नाजरायन है, और आपका काजू वैली है, ठीक। अब ये कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक बात है। और ये तवा जलाशय आपको याद रखना है, ये एमपी में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या आप सुन पाए? तो मैं तो रहता था भैया क्वेश्चन इसमें ऐसे बनाता कि सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है, समझ रहे हो? अगर मेरे को गेम खेलना होता माइंड गेम, तो भाई तब आंसर हो जाता तमिलनाडु, याद रखना। मैं तो रहता तो ऐसे क्वेश्चन बनाता, तो ऐसे बनाते भी हैं, है ना, करंट अफेयर को छोड़ के उसके जो स्पेसिफिक चीज़ है, स्पेशल चीज़ है, उस पर बनाते हैं। तो इस पर काम करना है जी करंट अफेयर के लिए, है ना। इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे आगे। सर्वाधिक हिम तेंदुआ वाला राज्य कौन सा है? ये ना तेंदुआ पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है, इसलिए मैंने इसको रख दिया। तो लद्दाख आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका IBCA संबंधित है। ये IBCA क्या होता है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। क्या? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मतलब वैश्विक गठबंधन है ये, मतलब बड़ी बिल्लियों को बचाने का। तो बड़ी बिल्ली प्रजाति के संरक्षण के लिए है, याद रखना है आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र का, है ना, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए होता है, ठीक है। तो ये इसके देशों के लिए जो पार्टी यहाँ पे हैं उनके लिए सम्मेलन होता है। 28वां सम्मेलन जो हुआ है, एक कहाँ आयोजित हुआ है, ये इंपॉर्टेंट होता है, PSC के लिए तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। व्यापम भी कभी पूछ ले, याद रखना, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। ये 28वां हो गया। लेकिन कभी कभी भावी सम्मेलन पूछा जाता है, भावी मतलब आने वाला। तो 29वां जो सम्मेलन होना है, ये बाकू अजरबैजान में होना है। कहाँ पे होना है? बाकू अजरबैजान में,
ठीक है, अगला होना है। तो इस बार जो हुआ है वो दुबई में हुआ है, याद रखना है। इसके उद्देश्य पूछा जा सकता है, इस बार जो हुआ इसका उद्देश्य क्या था। तो भाई वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री 1.5 डिग्री तक सीमित करने, वैश्विक समाधान की पहचान करना, ये इसका उद्देश्य है। और एक चीज़ और है, याद रखना, इसका सही आंसर ऊपर दोनों हो जाएगा। अरे पेरिस समझौता, अब इसको जानने की जरूरत है नहीं, पेरिस समझौता है कि एक्चुअल ना जितने भी काम करोगे आप, एक लाइन में मैं सरल में बोलूँ, वैश्विक तापमान के अनुकूल रहे, जो भी आप काम कर रहे हो वो बढ़े ना। नौवा, इसको अच्छे से पढ़ना, नौवा आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट, इसका आयोजन कहाँ पे होना है। ठीक है, बांग्लादेश में ना, जब इसको खेल वाले अभी टॉपिक कवर करूँगा वहाँ बताऊँगा अभी कौन सा हुआ, जीता कौन, हारा कौन, फिर इंडिया के लिए बताऊँ, मतलब मेंस के लिए बताऊँगा। ठीक है, तो स्पोर्ट्स वाला में फिर आएगा, फिर भी मैंने इसको रख दिया है क्योंकि वहाँ पे छूटा हुआ है। ठीक, नौवा आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट ये आयोजित होने वाली है। ठीक है, बांग्लादेश में होने वाली है। ठीक बात है। अगला क्वेश्चन कर चलता हूँ, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो हुआ है उस पर ज़्यादा फोकस रहता है एग्जामिनर। आईसीसी T20 अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया। ये T20 के लिए है, याद रखना, सूर्य कुमार यादव इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम 2024 में किन भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। दो का नाम आपको याद रखना है, उपर्युक्त दोनों, जो कि ली एंडर है ना, इंग्लिश नेम आपको लग रहा होगा, इंग्लिश नेम ही है लेकिन वो भारत का इंसान है। पेस, विजय अमृतराज, ये दोनों का नाम आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रख लो, पूछने का थोड़ा सा कम है संभावना। आईसीसी अवार्ड 2023 सर्वश्रेष्ठ वनडे पुरुष क्रिकेटर किसे चुना गया। वनडे की बात आए तो कोहली तो किंग है इसमें, तो विराट कोहली का नाम आपको याद रखना है। ये मैंने एक पेज आपके लिए रख दिया है, इसके बाद जितने मिसलेनियस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे ये समाप्त होके अब स्पेसिफिक करंट अफेयर की ओर जाऊँगा मैं। इसको एक बार पढ़ लेना, पढ़ लो। पाली उमर गर सम्मान बोला जाता है, जो कि बीसीसीआई का वार्षिक सम्मान है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट के बारे में बात करें तो पुरुष के लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है, कहाँ पे, यहाँ पे। अब इस 4 संयुक्त रूप से दिया गया है, 2019-20 के लिए भी दिया गया है, 20-21 के लिए भी दिया गया है, 21-22 के लिए भी दिया गया है, 22-23 के लिए भी दिया गया है। इसको सही जोड़ी में पूछ सकता है। मोहम्मद शमी है इसका मतलब, फर्स्ट में देखेंगे, दूसरा का मतलब रविचंद्रन अश्विन है, रा लिखा हूँ, और जसप्रीत बुमराह है जो आप 21-22 में देखते हो, और आपका 22-23 के लिए शुभमन गिल है। वहीं पे महिलाओं की हम लोग बात करें, दीप्ति शर्मा 2019-20 और 22-23 के लिए है, और 2020-21 और 21-22 के लिए स्मृति मानधना है। एक बार रीड मार लेना, ठीक है, उतनी आप इसमें आप उलझना मत, है ना, कि याद ही करते मत रहना। जो इंपॉर्टेंट बताया हूँ मैं, ठीक है, जहाँ पे स्टार करवाया हूँ उस पर ज़्यादा फोकस्ड रहना, क्योंकि इतने सारे करंट अफेयर है ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, याद रखना। इसको एक बार ध्यान देना। ये है IP, ये स्लैश है ना, ये L नहीं है, ये क्या है, स्लैश है, MPLS। एक का आपको याद रखना, जैसे मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग राउटर, ये आपसे आपके कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, इसलिए पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। ठीक है, एक कंप्यूटर उपकरण होता है जो कि 2 या अधिक, फिर कह रहा हूँ 2 या अधिक पैकेट स्विच्ड नेटवर्क या सब नेटवर्क को जोड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसकी गति मैंने, है ना, क्वेश्चन के तौर पर रखा है 2.4 TBPS, टेराबाइट, ठीक है, पर सेकंड इसकी गति होती है। ठीक है, ध्यान में रहेगा। अगला क्वेश्चन है 19वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहाँ आयोजित हुआ, तो 19वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन युगांडा आपको ध्यान में रखना है, और यहाँ के भी कंपाला में। कहाँ पे, कंपाला में। टोटल मेरे को सदस्य देश बताएंगे, मैंने सर्च किया है 120 मुझे मिला है। ठीक है, प्रथम सम्मेलन इसकी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसे ही तो पढ़ना है, सिर्फ इतना ही करके नहीं जाना है। ठीक है, प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, ऐसे पूछ दे तो क्या करोगे, 1961। भारत सदस्य कब बना था, ये आपके अप्रोच होनी चाहिए करंट अफेयर पढ़ने की, वो भी 1961 है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट में चलता हूँ। आज का अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मॉस्को में हुए भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में PM मोदी को कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, पहला या सेकंड ऑप्शन के साथ आपको जाना है, पहला बोल रहा हूँ, सेकंड, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। क्या, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, इसके साथ आपको जाना है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 24वां SCO का मतलब होता है भाई, है ना, संघाई, आपको याद रखना है, सहयोग संगठन, तो संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। ये 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है, तो कजाकिस्तान। कहाँ है यार, कजाकिस्तान, क्या, कजाकिस्तान आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में SCO का नवीनतम सदस्य, ये इतना इंपॉर्टेंट ना होके ये आपके लिए हो सकता है। हाल ही में SCO का नवीनतम सदस्य, मतलब एक बार रीड तो करनी है ना, जितना दे रहा हूँ उसको। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है बार बार पढ़नी है उसको मैं आपको स्टार कर देता हूँ। ठीक, बेलारूस आपको ध्यान में रखना है, ये 10वां सदस्य बनते हैं। ठीक है, कौन, बेलारूस। ठीक है, और आपको एक चीज़ और है, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन आपको कभी पूछे, यहीं पे याद रख लेना, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन। ठीक है, ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में होता है, 9-10 फरवरी को
होता है, ठीक है। बेलारूस को याद रखना है, एससीओ का नवीनतम सदस्य है, 10वां भले छोड़ देना, लेकिन आपको नवीनतम सदस्य याद रखना है, ठीक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, ठीक है। तो इसमें भारत का स्थान 159 है। टॉप को एक बार देख लेना, नॉर्वे है। टॉप क्या है, नॉर्वे। लेकिन टॉप में ना आपको मानव विकास सूचकांक नहीं भूलना है, ठीक है, टॉप का, भले इसका एक बार भूल जाना। इसमें आपको इंडिया का रैंक नहीं भूलना है, और इंडिया का रैंक जनरली पूछा जाता है, ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी इंडिया, फिर उसके बाद आप टॉप को देखना है, ठीक। नेक्स्ट आज का अगला आपका क्वेश्चन है विश्व प्रसन्नता सूचकांक। प्रसन्नता बोले इसमें टॉप में है फिनलैंड। कौन है टॉप में, किया है फिनलैंड है। इंडिया 126, ठीक है, 126वां रैंक इंडिया का है, ठीक है। यहाँ पे अगर अलग लिखा जाता है ना तो थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ वो सही है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, यहीं पे एक चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा बोले, आपको सुन लो एक बार, बौद्धिक संपदा सूचकांक बोले भारत 42वां है, ठीक है। दिमाग में हम लोग बहुत ज़्यादा हैं। अभी तक हमने प्रसन्नता वाला देखा, इसके पहले हमने क्या देखा है, ठीक है, आप कनेक्ट करना, विश्व प्रेस देखा 159वां यहाँ पे है। प्रसन्नता में आप देखेंगे तो 126वां में है। फिर बौद्धिक की बात आ गई तो 42वां कूद गए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है आईसीसी अंडर 19, एक बार भले याद मत रख लेना, फिर कह रहा हूँ, ठीक। वर्ल्ड कप किताब किसने जीता, अंडर 19 ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। 2023 किताब ये ऑस्ट्रेलिया जीता था, आपको पता होगा। मेंस क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ भी हम लोग देखेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसको एक बार आप रीड कर लेना, ऑस्ट्रेलिया आप कनेक्ट कर लेना, याद रख लेना। BFW विश्व जूनियर बैडमिंटन 2025 की मेज़बानी भारत के किस राज्य ने की है, या असम है, एक बार रीड करनी है इसको भी आपको। अगला है पहली महिला हॉकी FIH 5S विश्व कप 2024 जीता, ठीक। इसका सही आंसर नीदरलैंड हो जाएगा। भारत रनर अप रहा है। रनर अप मतलब समझ रहे हो, फाइनल इसी के साथ हुआ है, भारत इसमें फाइनल में हार जाता है, ठीक। एक बार रीड कर लेना। अगला है भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान कौन सा है, इसको 3 स्टार मार लेना, ठीक है, 5 स्टार कर लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। इसके बाद वाला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, किन्हें किन्हें जो है सम्मानित किया गया है, तो चिराग, चंद्रशेखर चेट्टी, रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज, ठीक है। ये दोनों का नाम आपको याद रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। फिर कह रहा हूँ, इसको याद आपको रखना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। DY चंद्रचूड़। मेरे को आप कमेंट करके बताना प्रथम है ना मुख्य न्यायाधीश कौन है, प्रथम CJI कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मेरे को आप कमेंट करके बताएंगे। सेबी, ठीक है, सेबी का या फिर इसको भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड आप कह रहे हो, ठीक। इसके अध्यक्ष कौन है, सेबी का आपको पता है फुल फॉर्म, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अध्यक्ष आपको नवीनतम पूछे, इसका सही आंसर माधवी है, ये ना माधव, इसको बी कर लेना, वी हो गया, ये माधवी, चलो वैसे भी पढ़ लो, कोई दिक्कत है नहीं, पूरी बुच, ठीक। इसका सही आंसर हो जाएगा, नहीं रखनी है, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया, 25 जनवरी याद रखना। और इसको ना अब मैं 7वें गियर में भगाऊंगा, क्योंकि इसको मैं एकदम सेपरेट वीडियो में बहुत डिटेल में जाके एक एक है ना अनुच्छेद को एक एक करके मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो याद रखना, अब हम लोग स्पीड चलेंगे, प्रैक्टिस ही करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी मैंने कहा है। अगला आपके पास क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई है। तो इसके लिए आपको 61वां संविधान संशोधन याद रखना है, और इसको मैंने सबको बताया था, 42वें में क्या होता है, 86वां में क्या होता है, 86वां आपको पता होगा, शिक्षा से मैंने आपको बताया था जोड़ के, 45 से लेकर 21 के लिए, ठीक। तो सब चीज़ आप जाके देख सकते हो, ऑलरेडी जो मैं पढ़ा चुका हूँ उसको यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करने का मतलब कोई नहीं बनता है, ठीक है। तो याद रखना, इसको सबको अच्छे से और पढ़ाया हूँ, जाके वहाँ पे देख सकते हो, ठीक। प्रैक्टिस करना। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा है, ठीक है, 65.79, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 50 है ना, 65.79, फिर कह रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, इसको जल्दी नहीं करना है, ठीक। मैं फिर कह रहा हूँ 65.79% इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लेना। भारतीय संविधान में लोकसभा की संरचना वर्णित है, कहाँ पे वर्णित है, 81, कौन सा 81। अगला है सर्वाधिक लोकसभा सीट वाला राज्य कौन सा है, ठीक। अब ये क्वेश्चन बनता है तो उत्तर प्रदेश ले लेना। अगला क्वेश्चन है आपके पास, लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को कितना सीट प्राप्त हुआ है, कितना मिला है, 400 पार हो गया इस बार नहीं हुआ है, 240 आपको याद में रखनी है, ठीक बात है। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितनी महिला सांसद निर्वाचित हुई हैं, इस बार 74 हुई हैं, कितनी हुई है, 74। इसको परसेंट में आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना।
13.62%। इसको आप स्टार कर लेना, परसेंट में भी वो पूछ सकता है। सबसे ज़्यादा महिला सांसद अपने पास पश्चिम बंगाल से आती हैं। भारत की किस लोकसभा सीट से देश में सर्वाधिक नोटा का प्रयोग किया गया है? तो इंदौर आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें इन्होंने तो इतिहास ही रच दिया है इस बार, याद रखना इंदौर इसका सही आंसर हो जाएगा, इंदौर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 8वीं बार सांसद निर्वाचित हुए हैं? तो ये दोनों का नाम आपको याद रखना है, ए एवं बी। एक वीरेंद्र कुमार, एक कोडी कुन्नील सुरेश, इन्हें सबसे अनुभवी सांसद कहा जा रहा है। अगला है 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 हेतु टैगलाइन क्या था? चुनाव का पर्व देश का गर्व। क्या चुनाव का पर्व देश का गर्व? ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे युवा सांसद कौन है? ठीक है, तो इसमें से सभी सबसे युवा हैं, मतलब सभी युवा ही हैं। 25 साल के बाद कुछ कुछ इन लोग की आयु डिफरेंस उतनी है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा युवा बोले तो पुष्पेंद्र सरोज। कौन? पुष्पेंद्र सरोज का नाम आपको याद रखना है। ये सबसे युवा हैं जिसकी उम्र 25 साल 3 माह आई थिंक है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा युवा पुष्पेंद्र सरोज हैं। और इनमें से भी देखेंगे तो सभी युवा ही हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा उतनी डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, आपका अगला क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में निर्दलीय निर्वाचित सांसदों की संख्या कितनी है? 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में निर्दलीय निर्वाचित सांसदों की संख्या आपको बोले पहले भी बताया था, क्या हो जाएगा? 7। एक बार यहाँ पे 11 कर लेना, तो जो आपने देखा ना अभी कौन सा है यहाँ पे, ठीक है, इसको 11 कर लेना। महिला सांसदों की संख्या पश्चिम बंगाल से अपने पास 11 है, ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको 11 कर लेना है ना, फिर बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक वोट अंतर से निर्वाचित हुए कौन हुए? भाई शंकर ललवानी, इसके बारे में अच्छे से मैंने आपको याद कराया था पिछली वीडियो में। नेक्स्ट है नवगठित 18वीं लोकसभा, इसके स्पीकर कौन है? इसको स्वीकार हो गया, ये क्या हो जाएगा? स्पीकर ओम बिरला जी साहब, ये फिर से बन गए हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ठीक, 93 है। आपको मैंने ना बहुत डिटेल में पहले पढ़ाया था, फिर मैं जल्दी बताता हूँ। ये 56 कार्यकाल है, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, ठीक है। 45 आप देखते हो तो इसमें शिक्षा का अधिकार पहले था, उसको अब मौलिक अधिकार डाल दिया गया है। अब उसमें 0 से 6 वर्ष है 45 में, पहले 6 से 14 वर्ष था, उसको अब 21 में डाल दिया गया है, ठीक है। याद आ रहा होगा, जो कि 86 अमेंडमेंट यहीं पे किया जाता है, ठीक है, पहले समझाया था। 44 में कॉमन सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता जो आप पढ़ते हो, ठीक है, ये 44 में। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त बी मेहताब, पहली चीज़ तो भैया बी मेहताब प्रोटेम स्पीकर है, किस लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए हैं? तो आपको कटक याद रखना है इसके लिए, कौन सा? कटक आपको नहीं भूलना है, कटक से निर्वाचित हुए हैं, ठीक है। 18वीं लोकसभा चुनाव हेतु निर्विरोध चुने गए, इसको देखना, ये मुकेश दलाल हो जाएंगे। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, है ना। अगला है भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 है। जल्दी मारो जी, सट मारो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है इसलिए मैं स्पीड कर रहा हूँ, है ना, धीरे भी कर सकता हूँ। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ठीक है, इस बार आपको पता होगा राजीव कुमार जी है। अगला मैच चलो, अच्छे से प्रैक्टिस हो रही होगी, जल्दी जल्दी। विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की संभावना तलाशने हेतु कौन सी समिति गठित की गई थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, इनकी समिति आपको याद रखना है, मतलब समिति का नाम है चीज़, है ना, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति। अगला है बीजेपी को कुल वोट मिला 36.56%, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है न्यूनतम वोट अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार कौन है? रविंद्र दत्ताराम। कौन? रविंद्र दत्ताराम, इसका नाम आपको याद रखना है। सर्वाधिक वोट प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? ठीक, असम कर लेना इसको। आपको लग रहा होगा ना ये सट ऐसे ही निकल रहे हैं, इसको बहुत डिटेल में मैं पढ़ा चुका रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे कंप्लीट करके आपको करंट अफेयर को देना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। उतने क्वेश्चन को कवर करना, आपको पता भी नहीं चला होगा 105 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक। तो ये सब चीज़ कवर करना होता है। मैं जा रहा हूँ क्योंकि इसको बहुत अच्छे से सेपरेट पढ़ाया हूँ, जो पढ़ा है उसको तो पता ही होगा, बहुत टाइम ले लेके पढ़ाया हूँ मैं, ठीक है। अगला है सर्वाधिक वोट प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो केंद्र शासित प्रदेश आपको बोले तो इसका सही आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, न्यूनतम पूछे तो जम्मू कश्मीर है केंद्र शासित में, और यहाँ पे न्यूनतम पूछे, ठीक है, तो याद आपको रखना है क्या, न्यूनतम पूछे तो बिहार, सर्वाधिक असम, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य और उसके सीएम के संदर्भ में कौन सी जोड़ी सही नहीं है? इसको देखना, सिक्किम प्रेम सिंह तमांग ये सही है, ओडिशा मोहन चरण मांझी ये भी सही है, ठीक है, तो ओडिशा मोहन चरण मांझी। आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू ये भी सही है, लेकिन है ना अरुणाचल प्रदेश ये प्रेम सिंह पटेल ये सही नहीं है। तो यहाँ है पेमा खांडू। कौन? पेमा खांडू, याद रखना है ना, अरुणाचल प्रदेश का पेमा खांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, इसको आप एक बार पढ़ लेना, है ना, इसको मैंने एक पेज में रखा है ताकि आप इसको क्वेश्चंस के थ्रू इतने सारे क्वेश्चंस ना कर लें, एक पेज में याद रख लेना। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ, कुल मतदाता संख्या इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको रीड मार लेना, ठीक है। दिव्यांग उतना है ना, फर्स्ट टाइम वोटर
इसको याद रखना। ए इंपॉर्टेंट है, 100% से अधिक आयु वर्ग वाले ए इंपॉर्टेंट है। ये तीनों मतलब पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, दूसरा भी पूछ सकता है, लेकिन आपको फोकस उस पर ज़्यादा करना है। नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ कौन दिलाता है? स्पीकर क्यों बनाते हैं? प्रोटेम स्पीकर। ये शपथ दिलाएगा इसलिए ही बनाते हैं, और इसकी सहायता करता है लोकसभा अध्यक्ष को किस प्रकार से मतलब चुनने में सहायता भी करता है। ठीक है, उसके बाद उसका पद खत्म हो जाता है, इसलिए इन्हें अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलो। अगला, वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, सर्च फिर भी कर लेना है ना, लेकिन 6 ये मेरे को मिला है। नेक्स्ट है, ये नोट करके कुछ कुछ फिर रख लेना। मैं इसको लगता भाई कुल लोकसभा सीट कितनी है, एक क्वेश्चन बनाता। जनरल सीट कितनी है, एक क्वेश्चन बनाता। SC सीट कितनी है, ST सीट कितनी है, तो एक ही पेज में देख लो इसको। ठीक है, आराम से देख लेना। नेक्स्ट मैं चलता हूँ। अगला है, इसको भी एक बार पढ़ लो। बनता नहीं यार क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रखा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वाला आपका। 17वीं लोकसभा में पहले 14% था, 18वीं लोकसभा में, ठीक है, अभी कितना हो गया यहाँ पे याद रखना है आपको, 74 हो गया है ना, इसकी संख्या 74 हो गया है। ठीक है, जो कि 13.62% हो गया। ये वाला महिला वाला आप जो देख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कुल चरण 7 चरण हो तो है ही। 102 सीट पर पहले चरण में हुआ था, पूछ ले तो मैं रख दिया हूँ। अमेठी सीट में उलटफेर दिखा, किशोरी लाल शर्मा जीते, ये चीज़ मैंने न्यूज़ के तौर पे रख दिया था। उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, जो पूछा जाता है उसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। लेकिन फिर भी आपको डिटेल में जाना है तो इसके लिए तो सेपरेट मैंने पढ़ा ही दिया है। ठीक, वहाँ जाके आप देख सकते हो। अगला मैं चलता हूँ, ये भी मैंने रखा है, इसको देख लेना। प्रथम कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, मतलब फोर्थ में है ना, चरण में कब हुआ, कैसे हुआ, सही जोड़े में पूछ सकता है, लेकिन कोशिश करना। मुझे तो नहीं लगता ये चीज़ आने वाला है। ठीक, यहाँ पे भी देखना, बीजेपी 240 मिला है, कांग्रेस को 99 मिला है। हम लोग बार बार इतना सुनते हैं, इसका भी क्वेश्चन बनाने का कोई मुझे मतलब नहीं लगता। डायरेक्ट इसको देख ले, वही ज़्यादा सही है। ठीक है, बीजेपी हमने 240 कई बार सुना है, कांग्रेस 99 लेके आई है, कई बार सुना है, यही तो सुनते आ रहे हैं। SP है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे। इसको भी मैंने ट्रिक में आपको याद कराया था, पुराने क्लास में देखेंगे तो इसको एक बार देख लेना। फिर भी मैंने पेज रख दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखना, किस संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा एवं विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन को समाप्त किया गया है? 1/4 है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है, भारत में एकमात्र राष्ट्रपति जी जिन्हें निर्विरोध चुने गए। ठीक है, इसके लिए नीरम रेड्डी है। इसको ना एक्चुअल में पिछले क्लास में इसको क्वेश्चन रखा था, एक आपको हिंट देने के लिए कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि मैं इसको पढ़ा पाऊँ। और आपने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। राष्ट्रपति है और लोकसभा, राज्यसभा, मतलब पूरी संसद की मैं बात कर रहा हूँ। तो संसद, राष्ट्रपति, मूल अधिकार, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं संविधान में, और यहाँ यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अक्सर। ठीक है, इसलिए आपको इसको कंप्लीट करना है। 2 चीज़ मैंने पढ़ा दिया है, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जाके देख सकते हो, राष्ट्रपति के बारे में भी पढ़ा दी इन द सेंस वहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं और एक्सप्लेन अच्छे से किया है, तो जाके आप देख सकते हो, आपके लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है। निम्न में से कौन सा कार्य राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता? जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, निम्न में से कौन सा कार्य राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जा सकता? आप मुझे बताएंगे। लोकसभा सत्र का आहुत वो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लोकसभा सत्र अवसान करते हैं, क्या होता है सब मैंने पढ़ा दिया आपको। लोकसभा सत्र का स्थगन कैसे करेंगे? क्योंकि अध्यक्ष बीच में बैठे हुए हैं, अध्यक्षता तो अध्यक्ष करते हैं लोकसभा, तो बीच में स्थगन करना है, तो स्थगन कौन करेगा? भाई अध्यक्ष ही करेंगे। तो ये कॉमन सेंस वाली है ना, आपको ध्यान में रखना है। अध्यक्षता नहीं करते राष्ट्रपति। अब हम लोग स्पोर्ट पे चलेंगे और यहाँ से क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक होता है? तीसरे ऑप्शन के साथ आपको जाना है, कौन सा रहेगा? 26 जुलाई से 11 अगस्त। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इसको आप एक बार रीड कर लो, जनरली पूछा नहीं जाता है, फिर भी मैंने रख दिया है। शुभंकर क्या था? फ्रिजन टोपी था। तीसरी बार पेरिस ओलंपिक, मतलब पेरिस में ओलंपिक होता है, इस बार जो हुआ तीसरी बार था, ऐसा मैं कह रहा हूँ। उद्घाटन इमैनुअल मैक्रॉन करेंगे, जो वहाँ के चीफ हैं, मतलब प्रमुख है। समापन समारोह स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम एक बार इंपॉर्टेंट हो सकता है। आदर्श वाक गेम्स वाइड ओपन ए हो सकता है, लेकिन जनरली ये पूछता नहीं है। पूछता कैसे मैं बताता हूँ। 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 में शीर्ष स्थान किस देश का रहा है? ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। एक बार आपको क्रम पूछा जा सकता है, तो ये क्रम आपको याद रख लेना है। चाइना है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है इसके बाद। अब इसके आपको देखने की इच्छा होगा कि कितने कितने इन्होंने लाया है, तो यहाँ से देख लो। 40 US का है, चाइना का भी 40 गोल्ड है, लेकिन सिल्वर देखोगे तो फिर उसमें डिफरेंस आ जाता है, टोटल में भी डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार अमेरिका जो है फर्स्ट स्थान पर रहता है। तो ये आप एक बार पढ़ लेना। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूँ तो ये है, 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने मेडल्स, इस यहाँ पे इंडिया जोड़ लेना, इंडिया ने अपने नाम किया। इंडिया ने टोटल 6 है। अब कितने कितने के, ये आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, टोटल तो 6 है, 5 अपने पास कांस्य है, ये वाला आपके पास सिल्वर है, और ये अपने पास गोल्ड है। तो 0 गोल्ड, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज, टोटल करके 6। ठीक बात है।
तो याद रखना ये चीज़ आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। अब 33वां पेरिस ओलंपिक में कुल टीमें कितनी थी, एक बार पढ़ के निकल लेना। 206, मतलब ये देश था, 206 देशों ने यहाँ पे भाग लिया था। एक बार पढ़ना निकलना, कोई दिक्कत है नहीं। 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कुछ चीज़ें आपको और याद रखना है यहाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा भारतीय सेफ डी मिशन। इसको आपको ध्यान में रखना ही है, ये पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। ध्वजवाहक के लिए पीवी सिंधु, शरद कमल एक बार याद रख लेना। मसाल वाहक अभिनव बिंद्रा एक बार आप याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने खेल खेले, ठीक। तो भारत ने कुल खेल खेले 16, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और टोटल था 23 आसपास आपके पास टोटल गेम होता है, ठीक। 32 है, मैं 23 बोल रहा हूँ, टोटल 32 है, ठीक। फिर कह रहा हूँ, मैं इसको उल्टा लिख लिया, ये आपका 32 है। आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे 71वां बताया ना मैं, ठीक है। ये चीज़ है, यहाँ पे देखना भारत के स्थान 71 था, ठीक है। ये चीज़ भूल गया था, फिर आया हूँ, फिर बता रहा हूँ, याद आपको करनी है, ठीक। नेक्स्ट मैं चलता हूँ। अब यहाँ तक समझ में आ गया, 16 खेल हमने खेले हैं, टोटल 32 खेल था। अगला है 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए सिल्वर किस खेल में है। एक चीज़ याद रख लेना, भाला फेंक में सिल्वर आया है, बाकी सब में ब्रॉन्ज आया है। बस आपको एक एक क्वेश्चन करने की ज़रूरत है नहीं, इसमें क्या आया, इसमें क्या आया, भाई पता ही है 5 ठो ब्रॉन्ज है, एक सिल्वर है, तो सिल्वर को याद कर लें। तो भाला में सिल्वर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 33वां पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल किसने दिलाया, ये इंपॉर्टेंट होगा। ये मनु भाकर है। कौन? मनु भाकर ने पहला आपको मेडल दिलाया, जो कि ब्रॉन्ज है, शूटिंग में दिलाया था, आपको याद होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसको भी आपको देखना है। तो शुरुआत के भी मतलब लास्ट में 3 क्वेश्चन मैंने बताया ना, ये अति इंपॉर्टेंट है पूछने के लिए, क्योंकि इंडिया से संबंधित है और बहुत अनेक टाइप के हैं। जैसे यहाँ देखेंगे कि ओलंपिक शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला मनु भाकर बनी है, कितनी इंपॉर्टेंट है ये पूछा जा सकता है। ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 मेडल अपने नाम करने वाली पहली भारतीय महिला भी मनु भाकर, ये दोनों सत्य है, ठीक है। तो आपको ये ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाना है, इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। सबसे कम उम्र वाला एक बार पूछा जा सकता है, अमन सहारावत, इनका नाम आपको याद रखना है। भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता हो जाएंगे। अब कुछ अच्छा, इसको मैंने रख दिया था ना, इसको मैं बता दिया हूँ, फिर कह रहा हूँ सेफ डी मिशन आपको याद रखना ही है, इसको मैं बता दिया हूँ, ये आ गया था आपके पास। अगला पेरिस ओलंपिक 2023 की मुख्य बातें, ठीक है। यहाँ से आपको पूछे जाने की संभावना तो है, लेकिन एक बार देख लो। जैसा कि मैंने कहा, अपने पास कांस्य आता है, ये कांस्य है, ये कांस्य है, ये है 5 कांस्य हो गया, ठीक है, 4 हो गए। एक है आपका भारतीय हॉकी टीम में 5 कांस्य हो गए। बस आपको याद रखना है किस में आया है। मनु भाकर ये शूटिंग में आया है, 2 शूटिंग में आ गया, सवर जो था मनु भाकर था इसमें, बस ऐसे याद रखना है। सिल्वर वाला तो आपको याद आ ही जाएगा, जो कि भाला फेंक वाले अपने नीरज चोपड़ा। मनु भाकर भी है ना, वो जो शूटिंग में है, बहुत चर्चा में रही, स्वप्निल कुसाले, अमन सहारावत, ठीक बात है। बस इसको एक बार रेड मार लेना, क्वेश्चन बनाऊंगा तो 5 क्वेश्चन इसमें भी बन सकते थे, ठीक कर लेना। आगे मैं चलता हूँ। रणजी ट्रॉफी, अब मैं पेरिस ओलंपिक उतने भी समेट दिया भाई आपके 2-4 मिनट में, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट था उसको मैंने बता दिया। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 पुरुष एकल विजेता, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ना 2 चीज़ बताऊंगा, आप पहले इसको देखो, ये ठीक है। मतलब पुरुष एकल विजेता बोले, ऑस्ट्रेलिया बोले, विंबलडन बोले, फ्रेंच बोले, इस पेज को याद रख लेना। यहाँ पे 2 चीज़ सेम दिखेगा, फ्रेंच है और विंबलडन है, ठीक। कार्लोस। ऑस्ट्रेलिया को बस जेनरिक सिमर करना है। अब आ जाओ उस क्वेश्चन में, क्या था आपका क्वेश्चन, क्या था, ये था ऑस्ट्रेलिया को बस जेनरिक सिनर करना है, ये करना है बस, इसको करना है बस। इसके बाद जैसे कि आपका इसके बाद वीमेन वाला डालूंगा मैं, ठीक है। और कहाँ गया ये विंबलडन, क्या बोलोगे इसमें, बोलोगे क्या, कार्लोस अल्करेज, ठीक है। इसके बाद मैं फिर से रखता, ठीक है, उसके लिए ऑस्ट्रेलिया हो गया, विंबलडन हो गया, उसके बाद एक और, हाँ विंबलडन है ना, वो मेरे को थोड़ा बोलने वाला नहीं आता है, विंबलडन, ठीक। और फ्रेंच रखता, ठीक, यहाँ पे देखेंगे फ्रेंच रखता, फिर भी कार्लोस अल्करेज आता। तो याद रखना, इस पेज को याद रख लो, सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है, ठीक बात है। तो हम लोग महिला को अब टेकल करते हैं हम लोग। महिला वाला में कौन सा, इसको भी देख लो एक बार, यहाँ पे आ जाओ। महिला में आपको ईगा याद करना है, फ्रेंच में विंबलडन में आपको बार बोरा याद करना है, ठीक है। यहाँ पे विम्बल है, याद रखना, बाह, उसके बाद किसी में भी बार नहीं है तो बार बोरा आप कर सकते हो इसको, ठीक। ऑस्ट्रेलियन ओपन, आ से आह आपको याद आ जाएगा, आर्याना, ठीक। चलो चलते हैं, अब वहाँ पे क्या है, ये फ्रेंच की बात किया है, बताओ फ्रेंच में क्या हो जाएगा, ईगा स्वायातिक। और ये क्या हो जाता, आ से, ये ऑस्ट्रेलिया पूछता तो ये आंसर हो जाता। और ये बा से विंबलडन क्या हो जाता, बार बोरा। क्या आप पकड़ पा रहे हो, ठीक बात है। नेक्स्ट में चलूँ, ये चीज़ें याद हो गई। अगला है आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 युगल वर्ग का खिताब किसने जीता। इसमें आपको रोहन बोपन्ना, ठीक है, जो कि इंडिया के हैं, मैथ्यू एबडेन,
इनका नाम आपको याद रखना है, ये सही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 बॉलों में 6 छक्का लगाया, किसी ने और लगाया था। ठीक है, उसको मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, फिलहाल वो मेरे माइंड से निकल गया है। याद रखना दीपिंदर सिंह इसका सही आंसर तो है, लेकिन एक हाल ही में और लगाया है, 39 रन बनाया वो भी, है ना, वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, जिसको ध्यान रखना। कमेंट नहीं तो कर दो, आपको याद होगा तो, मेरे दिमाग से फिलहाल वो निकल गया। स्टॉप क्लॉक नियम क्रिकेट में कब से लागू होगा? एक्चुअल में अगला एक ओवर ख़त्म होगा ना, तो अगला ओवर है ना आपको बहुत जल्द चालू करना होगा, 1 मिनट के अंतर्गत ही चालू करना है। ये स्टॉप क्लॉक नियम होता है, इसको T20 वर्ल्ड कप से स्टार्ट किया गया है जून 2024। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला है, हाल ही में भारत के किस शतरंज खिलाड़ी ने विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कार्लसन को हराया? किसने हराया? आर प्रज्ञानंद, इन्होंने हराया। इसका ध्यान आपको रखना है, ये बहुत डिटेल में पहले पढ़ा चुका हूँ, है ना, मैं इसको आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। एक चीज़ आपको और याद रखना है, ठीक है, जो आपने कहा था कि ओलंपिक पदक विजेता, ठीक है, उसमें सबसे कम उम्र वाले अमन सरावत कहा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि भाग लेने वाला, सबसे कम उम्र के भाग लेने वाला ओलंपिक में इंडिया की तरफ से, उनका नाम हो जाएगा दिनिधि, ठीक है, सिंधु, ये याद रहेगा। पदक विजेता बोले तो अमन सरावत है, और ये बोले तो फिर दिनिधि सिंधु। रणजी ट्रॉफी 2023-24 इसकी विजेता कौन रहे हैं? तो ये मुंबई है, ठीक है, विदर्भ को हरा के जीतता है, तो आंसर सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा, ए विश्वनाथन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ से है, नॉर्वे 2024 शतरंज का खिताब किसने जीता? ठीक है, तो इसमें अब कार्लसन करना, जिसको प्रज्ञानंद ने पहले हराया था, ये अलग फॉर्मेट है नॉर्वे 2024 वाला, इसमें कार्लसन को करना, ये जीत जाते हैं। ठीक, अगला है, महिला एशिया कप चैंपियनशिप बैडमिंटन 2024 की विजेता कौन है? या कौन? इंडिया को आपको रखना है। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं फिर भी करा दे रहा हूँ, हो सकता है पूछे तो एक बार रीड मार लेना। पामो नुर्मी खेल फिनलैंड में जो हुआ 2024 में, नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? ठीक, इसमें एक गोल्ड जीत जाते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। अगला है, हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर प्लेयर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कहा? सुनील छेत्री हैं, बहुत मतलब प्रतिभावान जो प्लेयर हैं। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल अभी जो हुआ वो 33वां हुआ है, आपको पता है, पेरिस में। 34वां होने वाला है, 2028 में होने वाला है, लॉस एंजलिस अमेरिका, यहाँ पे इस बार आयोजित होने वाला है, जो कि 28 में होगा आपका। अगला है, पेरिस ओलंपिक के बारे में कुछ और देख लो। यहाँ पे 4 खेल को जोड़ा गया था। ठीक है, यहाँ पे देखना, एक तो ब्रेक डांसिंग था, नया खेल कौन सा था? ब्रेक डांसिंग। इसके अलावा आपको 3 खेल और याद रखना है, कौन सा रहेगा? देखना, पहला है ब्रेक डांसिंग, और जो दूसरा हो जाएगा उसका रहेगा स्पोर्ट क्लाइंबिंग। क्या? स्पोर्ट क्लाइंबिंग। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा स्केट बोर्डिंग, और एक हो जाएगा सर्फिंग। ठीक है, याद रहेगा, बस याद रख लेना, स्पोर्ट क्लाइंबिंग है, स्केट बोर्डिंग है, सर्फिंग है, एक बार ध्यान रख लेना, नया खेल यहाँ पे जोड़ा गया था। लेकिन फर्स्ट टाइम जो खेला गया वो ब्रेक डांसिंग है, यहाँ पे याद रखना इसको, है ना, फर्स्ट टाइम है, लेकिन यहाँ पे जोड़ा गया नया, वो टोटल 4 है। इंडिया ने टोटल 107 प्लेयर उतारा, ठीक है, जिसमें 70 पुरुष थे, 47 महिला थी। ऐसे क्वेश्चन अब देखो बना ले, तो इंडिया के तरफ से सबसे ज़्यादा एथलेटिक्स ने भाग लिया था, शूटिंग में सबसे ज़्यादा मेडल्स अपने पास आए इस बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को चलता हूँ। अब ये एक बार कर लें, जैसे विनेश फोगट है, अब इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था। ठीक है, इनका भी पूछा जा सकता है, इनका खेल पहलवानी है भाई, आप सब जानते हो। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन रहे? ठीक, थॉमस बॉक। क्या है? थॉमस बॉक, इनके नाम आपका, है ना, आपको याद रखना है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला, नारायण या फिर रामचंद्र है, पीटी उषा के साथ आपको जाना है ऑप्शन के साथ, जो कि पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला है आपके पास जो कि स्वप्निल कुसाले एक किससे संबंधित है? निशानेबाज से संबंधित है। ठीक है, ये अब हम लोग पुरस्कार पे बात करते हैं। भारत रत्न 2024 से सम्मानित, जिन्हें हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, आप निकल लेना। ठीक, 1954 प्रथम भारत रत्न सम्मान प्राप्त करता, यदि आपको क्रम से पूछे, ठीक है, वो इसमें और कुछ ऑप्शन रहे तो आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी इनको डालना है, लेकिन लिए सब ने एक साथ थे, लेकिन क्रम में पहले जो लिए थे, ठीक है, वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक बात है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान, है ना, इससे सम्मानित हुए हैं वो आपके लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। अगला आपके पास क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित युवा भारतीय कौन है? मतलब सबसे युवा जो भारत रत्न से सम्मानित हुए वो सचिन तेंदुलकर जी, इनका नाम आपको याद रखना है, जो कि क्रिकेटर हैं।
पद्म पुरस्कार 2024 में कुल कितने लोगों को पद्मश्री सम्मानित किया गया, मतलब पद्मश्री से सम्मानित किया गया? याद रखना, टोटल 110 लोग को किया जाता है, 17 लोग को पद्म भूषण मिलता है, मैंने पद्म भूषण कहा है, और 5 लोग को पद्म विभूषण मिलता है। ठीक है, अब ये अपने अपने हिसाब से है, पद्मश्री थोड़ा है ना ज़्यादा लोग को मिला है, फिर 17 लोग को आपको पद्म भूषण फिर विभूषण, सर्वोच्च सम्मान होता है तीनों में से। अब हम लोग चलते हैं आज का जो अगला क्वेश्चन आपके पास, पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित होने वाले में शामिल नहीं है। ठीक, यहाँ पे देखना एक चीज़, जो आपके फातिमा बीवी है, ठीक है, ये इसमें शामिल नहीं होते हैं, इन्हें पद्म भूषण मिलता है। मैंने कहा विभूषण में शामिल नहीं है। तो ये 3 लोग हैं, इनमें से अब 2 लोग और कौन है? तो टोटल अपने पास 5 हैं, तो 2 लोग का नाम आपको याद रखना है, यहाँ से देखना। ठीक, एक है इसके साथ, ये 3 तो आपको पता है भाई, ठीक है, प्लस में वैजंती माला, ठीक है, वैजंती माला जी, और सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम है जहाँ तक ये है ना, इनको, ये 5 लोग को मिलता है पद्म विभूषण। ठीक है, उसके बाद तो प्रैक्टिकली है ना याद करना थोड़ा संभव है नहीं, उतने लोग का नाम याद रखें, लेकिन 5 लोग का नाम आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलता हूँ। रोहन बोपन्ना, जो कि लान टेनिस है ना, ये लाल टेनिस लिखा हुआ है, किस सम्मान से सम्मानित किया गया? याद रखना, इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, अब ऐसे याद कर सकते हैं ना, एक एक चीज़ को उतना है ना, उतने लोगों को याद नहीं कर सकते, 100, 117, 110। 98वां ज्ञानपीठ सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों का नाम आपको याद रखना है ना, तो ए एवं बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास साहित्य अकादमी युवा सम्मान 2024 से सम्मानित हुए। ठीक है, गौरव पांडे एवं के वैशाली, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 33वां सरस्वती सम्मान 2023, प्रभा वर्मा। कौन? प्रभा वर्मा, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है द गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से छत्तीसगढ़ किसे, मतलब ये थोड़ा मिस्टेक कुछ होता है, समझना सेंस को। द गोल्ड मैन इन्वायरमेंट पुरस्कार 2024 से छत्तीसगढ़ के किसे सम्मानित किया गया? मैं इसको छत्तीसगढ़ का डाल दिया हूँ यहाँ पे है ना, क्योंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों भी कवर हो रहा है, तो राष्ट्रीय के हिसाब से कवर हो ही जाएगा। पहले भी इसको मैंने बताया, ये 2-3 बार हो गया होगा। आलोक शुक्ला, इनका नाम नहीं भूलना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, इसको भी मैं सेकंड बार इसलिए रखूँ ताकि आपको याद आ जाए, पिछले में भी मैंने बताया था। अरमान उबरानी को नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 साल की उम्र में 3 किताब ये है ना, इनके द्वारा लिखा जाता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड, इसको दादा साहब फाल्के में जोड़ लेना, दादा साहब फाल्के पुरस्कार में जोड़ लेना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। यदि क्रिटिक्स में बोले तो विक्की कौशल याद रखना है, और नॉर्मल है ना बोले तो शाहरुख खान इसमें आ जाते हैं। ये थोड़ा टच हो गया, इसको देखना। 17वां दादा साहेब फाल्के है ना अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सम्मान 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म बोलता, इन क्रिटिक्स मतलब क्रिटिक्स में बोलता ये, आपको इसको भी ध्यान देना। क्रिटिक्स में तो 12वीं फेल है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 81वां आपको याद रखना है गोल्डन ग्लोब अवार्ड बोले 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म बोले, ये 2-3 फिल्में हैं ना, चलो उसको नहीं बताता हूँ, बस इतना याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओपनहाइमर, ये फिल्म मतलब ये वाला जो अवार्ड है गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि 2-3 जगह इसको मिला है वहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 77वां, ठीक है, कांस्य फिल्म महोत्सव जो फ्रांस में हुआ, इसमें ला सिनेफ अवार्ड किसे दिया गया? ला सिनेफ अवार्ड चिंदानंद नाइक, ये इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इसमें भी और बहुत सारे हैं ना एक्सप्लेन करने वाला, मैं सोच रहा हूँ कि बस इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखो, इतने सारे चीज़ें भाई बहुत अननेसेसरी होता है करंट अफेयर में, हर कुछ पूछा नहीं जाता। जैसे ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछा जा सकता है मिस वर्ल्ड, जैसे जो आप देखते हो ना पुराने प्रीवियस ईयर में, वो जनरली पूछा जाता है। जैसे कि 71वां इस बार हुआ है मिस वर्ल्ड है ना, जो कि 2023 में हुआ है भाई, याद रखना। इसका किताब किसने जीता? ठीक, तो क्रिस्टीना आपको याद रखना है, क्रिस्टीना है ना पिज़्कोवा, क्या? क्रिस्टीना पिज़्कोवा। लेकिन इंडिया की तरफ से जो भाग लिया था सिन्नी सेट्टी है, कभी कभी ऐसे आपके साथ है ना वो चालाकी कर सकता है। हाल ही में ऑर्डर ऑफ द ट्रक ग्याल्पो, मैंने बताया था, इसको बताइए तो किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? ये नरेंद्र मोदी जी को मिलता है। ठीक, किनको मिलता है? नरेंद्र मोदी, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान, भारत का निम्न में से कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया? मतलब इसको जो भारत का है, सेंस को समझना, थोड़ा सा इधर इधर हुआ है। भारत का पहले पढ़ दो, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान, जो कि जिसको हम लोग NIMHANS कहते हैं, इसको निम्न में से कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया? ऐसा क्वेश्चन है। ठीक, याद रखना है नेल्सन मंडेला, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। कॉस्पर कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च अवार्ड 2024 किन 2 भारतीयों को यह सम्मान प्रदान किया गया है? ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। प्रहलाद चंद्र अग्रवाल
अनिल भारद्वाज। ठीक, तो ए बी है ना, ए बी, बस ये दोनों जो कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये तो रहा आपका पुरस्कार। अब हम लोग कुछ कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, फिर इस सेशन को समाप्त करेंगे। 9वां पुरुष T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी किसने की थी? बताइए, अभी अभी हुआ है। तो अमेरिका और फिर वेस्ट इंडीज़, है ना, ये पहली बार अमेरिका करते हैं इस बार। ठीक है, और इतनी पावरफुल है भाई, वो खुद ही शामिल हो गया खेलने के लिए। 9वां पुरुष T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता? कोई भूल सकता है क्या? नहीं भूल सकता, अपने ही नाम हुआ है। ठीक है, तो 9वां T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 खिताब हमने जीता है, याद रखना। 9वां पुरुष T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, बार बार नहीं पढ़ूंगा। मैन ऑफ द मैच कौन बने? याद रखना, इसमें जो मैन ऑफ द सीरीज़ है, मैच नहीं है, फिर से याद रखना, मैन ऑफ द सीरीज़ है। मैच तो भाई एक एक मैच में होता है, तो मैन ऑफ द सीरीज़ आपको बोले तो ये जसप्रीत बुमराह है। टोटल 15 विकेट लेते हैं, और ये जो आपका अर्शदीप है ना, ये 17 विकेट लेते हैं। हालांकि जसप्रीत जो बुमराह है, इसकी इकोनॉमी को देख के, इसके बॉलिंग है ना, जो इसके प्रदर्शन को देख के ये सब चीज़ दिया गया, याद रखना। ठीक, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ कर चुका हूँ मैं। एक ही T20 वर्ल्ड कप में 2 हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज पैट कमिंस बनते, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अपने चारों ओवर मिडन फेंकने वाले फर्गूसन कहाँ है? लकी फर्गूसन, ये आपका न्यूजीलैंड से हो जाएगा। नेक्स्ट है T20 वर्ल्ड कप 2024 में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? गुरबाज का नाम आपको याद रखना है, रहमतुल्लाह गुरबाज, जो कि अफगानिस्तान का है। ठीक बात है जी। अगला है आपका T20 वर्ल्ड कप 2024 में सबसे अधिक विकेट किसने लिया है? 2 लोग ने लिया, एक है फजल हम फारूकी और एक है अर्शदीप। दोनों ने 17 विकेट लिया। ठीक है, ये 1777 लिख दिया मैं, उसको छोड़ना, 17 लिया। 9वां T20, बार बार नहीं पढ़ूंगा। पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेलने वाले, है ना, टीमें कौन सी थी? मतलब इस बार जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, इसमें पहली बार उपरयुक्त सभी ने खेला है। अमेरिका पहली बार खेला, युगांडा खेला, कनाडा खेला। ये सब पूछा नहीं जाता है, बस याद रखना कि सीरीज़ कौन है, जीता कौन है ना, कुछ स्पेशल जैसे हैट्रिक कौन लिया, मेडन कौन फेंका, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सबसे विकेट या फिर रन को थोड़ा देख लेना। भारतीय टीम के कैप्टन आपका, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, शर्मा साहब। और उसके बाद अभी वर्तमान कैप्टन आपको याद रखना है ना। भारतीय टीम के कैप्टन में जल्दी बहुत नहीं बता रहा हूँ, वर्तमान में फिर सूर्य कुमार आएगा, है ना, याद रखना, सुन के रखना। रोहित शर्मा था, कैप्टन था जब जीते हम लोग, और अभी वर्तमान में भाई वो संन्यास ले लिया है T20 से फॉर्मेट से, तो सूर्य कुमार यादव को दे दिया गया है कैप्टनसी। 9वां T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच किस ग्राउंड में खेला गया? ये आपका बारबाडोस, है ना, केसिंगटन ओवल, बारबाडोस का मैदान है। 9वां T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच में सबसे अधिक रन किसने बनाया? विराट कोहली ने बनाया, इसको आपको ध्यान में रखना है। 9वां T20 पुरुष, फिर वही बाद में है ना, 20 के बाद भारत के किन किन खिलाड़ियों ने T20 क्रिकेट से संन्यास लिया? बार बार पढ़ने में वही हो रहा है। 9वां T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2024 के बाद भारत के किन किन खिलाड़ियों ने अलविदा कहा, संन्यास ले लिया है? तो आप उपरयुक्त सभी कर लो, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा। T20 पुरुष वर्ल्ड कप कब खेला गया था? सबसे पहली बार ये 7 में खेला गया था, और इस प्रकार हमने दिखाया था पहला वर्ल्ड कप कैसे जीता जाता है। पहला वर्ल्ड कप हमने ही जीता था, ठीक है, और इस बार अभी जीते हम लोग। भारतीय पुरुष T20 क्रिकेट टीम के नए कैप्टन, अभी मैंने आपको बताया, सूर्य कुमार यादव। अगला है 9वां महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? एशिया कप श्रीलंका जीती है भाई, है ना, इसकी टीम ने जीती है। महिला वाली बात है ना, इंडिया जीता था। पुरुष वाला में याद रखना, ये भी बता देता हूँ, पुरुष में इंडिया जीता था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कैप्टन आपको बोले तो हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट है 17वां IPL क्रिकेट 2024। IPL ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, याद रख लेना। KKR कोलकाता नाइट राइडर्स, इन्होंने, है ना, ये वर्ल्ड का जो आपका किताब है जीता था 17वां IPL, ये वाला जो टाइटल है इनके नाम गया था। 17वां IPL 2000 क्रिकेट 2024 में ऑरेंज कैप भैया अपना किंग कोहली को मिलता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है IPL क्रिकेट की शुरुआत कब हुई थी? 7 में आपका वर्ल्ड कप चालू होता है, अगले साल IPL इसी के तर्ज पे लाते हैं, मतलब उसको देख के फिर अपना चालू कर लेते हैं अपने, है ना, देश में IPL की शुरुआत 2008 से होती है। नेक्स्ट है सेकंड महिला प्रीमियर लीग, WPL भी IPL की तरह स्टार्ट हो गया, वीमेन प्रीमियर लीग, जो कि महिलाओं के लिए रहेगा, ठीक है। इसका किताब किसने जीता है? याद रखना, इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, इन्होंने जीता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है सेकंड महिला प्रीमियर लीग जो 2024 जिसमें हुआ, इसमें ऑरेंज कैप कैसे था? जैसे कि IPL में आपने देखा कि कोहली था, इसमें एलिस पेरी हो जाएगा। कौन? ये भी आपके बेंगलोर के खिलाड़ी है। अगला पुरुष T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन करेगा? इस बार हमने जीता, कहाँ पे जीता? अमेरिका और फिर वेस्ट इंडीज़ में हुआ, ठीक है। तो अगली बार जो होने वाला है वो अपने यहाँ होने वाला है। कौन सा?
आपका भारत एवं श्रीलंका दोनों करके है ना, तो संयुक्त रूप से होने वाला है, याद रखना। सबसे अधिक बार क्रिकेट वर्ल्ड कप 50 ओवर वाली जो और वर्ल्ड कप होती है ना, ये तो T20 की बात कर रहे थे, जीतने वाला ऑस्ट्रेलिया है। इस बार 2023 में हुआ था, ये फाइनल में हमें हरा के चले गए। ठीक है, याद रखना ऑस्ट्रेलिया जीता है, सबसे ज़्यादा भी वही जीता है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के विजेता अभी मैंने आपको बताया कौन है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच ट्रेविस हेड। कौन है भाई? ट्रेविस हेड। ठीक है, नेक्स्ट में चलो, भयंकर सुपर फास्ट चल रहे हैं है ना, क्योंकि सब चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, तो वो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखना इतने सारे क्वेश्चन देना प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता है, धीरे धीरे जाओ तो 3-3 घंटा में दे दूँ क्या इतना, है ना। 200 प्लस तो क्वेश्चन हो ही गए होंगे अगर शुरुआत के उसको देखें तो। ठीक, याद रखना आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में मैन ऑफ द टूर्नामेंट, ये ना फाइनल मत करना इसको, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बनाना है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के, या फिर 23 में कर लो। फाइनल मैच में नहीं होता है भाई, ये टूर्नामेंट की बात कर रहा है, पूरे टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन था। ठीक है, तो वर्ल्ड कप 23 की बात कर रहे हैं, 23 की बात कर रहे हैं तो विराट कोहली आपको याद में रखना है। और मैंने आपको T20 वर्ल्ड कप की बात की 2024 का, उसमें जसप्रीत बुमराह का नाम लिया, याद रखना। ठीक बात है, इसमें कोहली हो जाएगा। नेक्स्ट है एक दिवसीय क्रिकेट मैच पुरुष के इतिहास में सबसे अधिक शतक लगाना, मतलब जो वनडे मैच होता है, इसको समझाता हूँ। इसमें जो सबसे अधिक शतक किसका है, तो वो विराट कोहली के। सचिन तेंदुलकर मत करना, उनका रिकॉर्ड अब टूट गया है। 50 शतक आपके पास, मतलब विराट के पास है अभी। ठीक है, अभी इनके पास जो है 49, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में सबसे अधिक शतक कौन, याद रखना 2023 वाला वर्ल्ड कप में है। ठीक, 2023 में जो 50 ओवर का हुआ था उस वर्ल्ड कप की बात कर रहा है, उसमें क्विंटन डिकॉक ने लगाया था, आई थिंक 4 शतक लगाया था। ठीक, इसको आपको ध्यान रखना, लेकिन क्विंटन डिकॉक नाम आपको याद होनी चाहिए। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप महिला 2023 का खिताब किसने जीता? ठीक है, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया जीत जाते हैं। इसमें क्विंटन डिकॉक का लिखा आ गया है, इसको छोड़ देना, है ना, ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है। थोड़ा सा आवाज़ आपको अलग आ सकती है ना, डिवाइस चेंज किया हूँ मैं अभी, उसमें चार्ज ही खत्म हो गया। इसको देखने की कोशिश करना थोड़ा जल्दी, अब हम लोग निपटाते हैं, लास्ट ही पहुँच गए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के संवाद के लिए किस नाम से एक कार्यक्रम लॉन्च किया है? ठीक, तो किसान की बात, इसको याद रखना। ठीक है, अब ये हम लोग नेशनल लेवल पे देखेंगे। तो नेक्स्ट है हाल ही में दुनिया में सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश कौन सा है? ठीक, तो इसके लिए आपको भारत को याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वाड शिखर सम्मेलन होगा, ये शिकार हो गया है। ठीक है, इसको शिखर सम्मेलन 2024 करना, मतलब इसकी मेज़बानी कौन करेगा इसका जब शिखर सम्मेलन होगा, तो इसके लिए भी आपको इंडिया याद रखना है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2024-25 में सर्वाधिक विदेशी विकास सहायता का आवंटन किस देश को किया गया है? तो इसके लिए आपको भूटान को याद रखना है। इसको देख लो, अभी लेटेस्ट है ना, जुलाई अगस्त वाला है। 2024 में 10वीं ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक किस देश में आयोजित होगी है? इस बार क्या है होने वाली है, वो रूस में है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, इसको आप बताएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये 39 है ना, आपको 39वां याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, चलो अगला क्वेश्चन है महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू किया है? ये झारखंड आपको याद रखना है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, झारखंड। अगले क्वेश्चन करो, चलो अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलों को MSP लिखना है? इसको क्या करना है, MSP पर, MPS हो गया है, फिर कह रहा हूँ MSP, सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा, मतलब जितनी भी फसल है वो MSP पे खरीद रहा है। ठीक है, इसके लिए सही आंसर हो जाएगा हरियाणा, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस राज्य ने भारत के तीसरे बड़े टाइगर रिजर्व, जो कि आपके छत्तीसगढ़ में है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? ठीक है, छत्तीसगढ़। इसके लिए आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर पहले के साथ जाना है। आज का अगला क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, अब सूचकांक भी आए हैं, क्वेश्चन भी बनता है, में भारत का स्थान कौन सा है? 82। ठीक है, 82 के साथ आपको जाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके सम्मान में, इसको किसके कर लेना, शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया है? ऑप्शन नंबर 2 आप देखना, कलैगनार एम करुणानिधि। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास भारत ने किस देश के साथ सोसा, इसको आप हिंदी में देखेंगे तो आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था हो जाएगा, इस पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका के साथ, इसके साथ आपको जाना है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास गोवा में CAA, जो कि नागरिकता या फिर नागरिक संशोधन अधिनियम है, इसके तहत भारत नागरिकता प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा। ठीक है, नाम याद रख लेना। ठीक है, जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा। नेक्स्ट है आपका
आरबीआई ने यूपीआई के जरिए टैक्स पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर, है ना, कितनी कर दी है, ये बोले तो 5 लाख कर दी है। इसको भी ध्यान में रखना है ना, ये आपकी इकोनॉमिक के तहत भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो कि आईसीसी आपको पता है, इसके अध्यक्ष रूप में चुना गया है। ठीक, तो जैसा जो कि वर्तमान में बीसीसीआई, ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, इन्हें चुना गया है, अभी क्या बन जाएंगे, आईसीसी के अध्यक्ष बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा किस वर्ष चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। ये आपका 2027 कर लेना। इसके पहले मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें और बताया है ना, उसको भी देख लेना, जो कि टेक्नोलॉजी में एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसको भी आपको ध्यान में रखना है ना, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आज का, किसे यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग हम लोग जिसे कहते हैं कि नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसको पहले मैंने आपको बताया भी है प्रीति सूदन के बारे में, जहाँ मैंने लिखा था कि भाई इसको, है ना, यूपीएससी चेयरपर्सन बनाया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आज का अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे असम का नया राज्यपाल बनाया गया। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किसे नए स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है। पुण्य सलीला श्रीवास्तव। सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मैं थोड़ी जल्दी करता हूँ, अब लास्ट ही पहुँच गया। गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने का फैसला लिया है। 5 जिला आपको याद रखना है, 5 जिले बनाने का फैसला लिया। जाते जाते एक चीज़ बताता हूँ, प्लीज़ बजट को आप सर्च करके देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उसके इतिहास से क्वेश्चन बनते हैं। तो एक काम आप छोटा से कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बने तो आप उसके लिए, है ना, तैयार रहेंगे। एक दिन में इतनी बड़ी वीडियो बनाना आसान काम नहीं होता है। सब चीज़ को कवर करना, सभी बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ उसको छांटना, ये आसान काम बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन मैं आप लोग के लिए चीज़ करता हूँ, मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाई है। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर देना, कि पीडीएफ आपको ग्रुप मिलेगी जहाँ से आप इसके क्वेश्चंस लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।